नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, कुंडली मिलान की श्रृंखला में आज यह चौथा वीडियो है। परंतु फिर भी हमारे कुछ दर्शक हैं, कन्फ्यूजन में हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस विषय को और ज़्यादा सहजता से समझाया जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को और ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। साथियों, पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली जाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि सिर्फ गुण मिलान को ही महत्व ना दें, बल्कि लग्न पत्रिका और नवांश पत्रिका में बैठे ग्रहों पर भी दृष्टिपात अवश्य करें और वर और वधु दोनों की ही कुंडलियों पर चल रही दशाओं और आने वाली दशाओं का भी ठीक से मूल्यांकन करना चाहिए। परंतु हमारे समाज में कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बस गुण मिल जाए तो विवाह को ओके कर देते हैं। परंतु ये तरीका बहुत गलत है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे राशियां हैं, राशियों को चार भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। मैं समझाता हूं एक एक करके। जैसे ब्राह्मण वर्ण की राशियों में कौन कौन सी राशियां आती हैं? जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं और ये जल तत्व प्रधान हैं। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको क्या चार वर्ण बताए? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण की ये तीन राशियां हो गई, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इसके बाद में आ जाते हैं क्षत्रिय वर्ण की राशियों पर। क्षत्रिय वर्ण की राशियां कौन सी हो गई? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये हो गई क्षत्रिय वर्ण की। और ये अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसके बाद में आती हैं वैश्य वर्ण की राशियां। वैश्य वर्ण की राशियां कौन सी हुई? तो वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये है पृथ्वी तत्व, स्थिर राशियां हैं ये। इनमें तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। इसके बाद में आखिरी वर्ण जो आता है वो आता है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में जो राशियां पड़ती हैं ये पड़ती हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और ये वायु तत्व प्रधान होती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या है? चार वर्ण होते हैं, राशियों को चार वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां पड़ती हैं ये होती हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। जल तत्व प्रधान होती हैं। इसके बाद में क्षत्रिय वर्ण में राशियां कौन सी पड़ती हैं? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये अग्नि तत्व प्रधान होती हैं। वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि ये स्थिर राशियां हैं, वैश्य वर्ण में पड़ती हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान हैं। और मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि ये शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती हैं, वायु तत्व प्रधान है। अब यदि जैसे आपके पास में कोई एक वर की कुंडली आती है और एक वधू की कुंडली आती है, दोनों का मिलान आपको करना है। तो यदि आपसे मैं कहूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर मेष राशि पड़ रही है किसी लड़के की कुंडली में, वर की कुंडली में, और मिथुन राशि पड़ रही है किसके में? तो स्त्री जातिका के में। ठीक है। जो स्त्री जातिका है उसके में उसकी राशि है मिथुन, और जो लड़का है इसकी राशि है मेष। अब अगर यदि देखा जाए तो मेष राशि को मैंने क्या बताया था कि अग्नि तत्व है, तत्व अग्नि है और वर्ण इनका क्षत्रिय है। ये राशियां जो हैं ये वैसी राशियां होती हैं करेज वाली। इनका जो मतलब इनका जो पराक्रमी राशियां होती हैं, क्योंकि इनका वर्ण ही क्षत्रिय है। तो मेष राशि, धनु राशि के जातक जो होंगे ये क्वालिटी आपको उनमें मिलेगी। जैसे कि कमांडर हों, जैसे किसी चीज को रूल करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मिथुन राशि है, ये वायु तत्व प्रधान है और इसका वर्ण क्या है? शूद्र। अब बताइए क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण इनका कुछ आपस में कोई कनेक्शन है?
एक चीज ये हो सकती है, जैसे ब्राह्मण वर्ण हो, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, इनकी कंपेटिबिलिटी बढ़िया रहेगी। परंतु अब आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे ब्राह्मण वर्ण की राशि वाले हों, जैसे कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि हो गई, ठीक है, ये ब्राह्मण वर्ण में है। और शूद्र वर्ण में कौन सी थी, क्या मैंने बताई, मिथुन राशि, तुला राशि और इसके बाद में कुंभ राशि, ठीक है, ये शूद्र वर्ण में आ गई। अब ब्राह्मण वर्ण की राशि वाले की शादी आप शूद्र वर्ण वाले से करवा दो, बिल्कुल कोई नेचर मिलेगा ही नहीं आपस में, बिल्कुल दोनों अलग हैं। एक शूद्र है, मतलब उसके, अगर ये ब्राह्मण वर्ण वाला है वो सुबह 5 बजे उठना पसंद करता है, कसरत करना पसंद करता है। शूद्र वर्ण वाले ये हो सकता है 9-9 बजे तक सोते रहें पड़े पड़े, वो जो है वो मुंह में इलायची तक नहीं खाता होगा। और ये शूद्र वर्ण वाले ये हो सकता है कि गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, इस तरीके का। हर कोई नहीं होता है ये, और कुंडली की और चीजों पर भी डिपेंड करता है। परंतु स्वभाव जिस हिसाब से इनके नाम हैं उसी हिसाब से इनके गुण भी मिलते हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण वाला व्यक्ति होगा बहुत अनुशासन में रहने वाला होगा, और जो शूद्र वर्ण वाला होगा इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन ही नहीं है, आज कर लेंगे किसी काम को, कल कर लेंगे, इसी प्रकार का स्वभाव होता है, आपको देखने को भी मिलेगा। आलसी भी होते हैं ये व्यक्ति, शूद्र वर्ण के और क्षत्रिय वर्ण के बहुत ज्यादा अनुशासित रहने वाले, काम को समय पर करने वाले, और मतलब इनके अंदर जो फाइटिंग करेज होता है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको राशियों का मिलान बता दिया, इसी प्रकार से जब भी वर और वधू की लग्न होती हैं, इनका भी आपस में यदि ये मित्र हैं तो बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी बनती है, बहुत अच्छा इनका संबंध आपस में होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपस में जो ग्रह मित्र होते हैं, जैसे शनि, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह आपस में मित्र होते हैं। यदि इन्हीं की लग्न दोनों की पड़ जाए, जैसे कि लड़के की लग्न पड़ गई शुक्र की और लड़की की लग्न पड़ गई बुध की, इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। लग्न दोनों की एक जैसी हो गई, राशियां यदि कंपेटिबल हो जाएं तो ये बहुत अच्छा इनका चुनाव हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है जब भी हम कुंडली का मिलान करें, तो इन चीज़ों को अवश्य देखें कि इनकी राशियों का जो स्वभाव है वो एक दूसरे के लिए माफिक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इनकी लग्न जो है वो एक दूसरे के लिए माफिक पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। जैसे जैसे मान लीजिए कि लड़के की लगन हो गई मेष, ठीक है, 1 नंबर की लग्न लड़के की है, और लड़की की लगन आपने मकर देख ली, मकर लग्न। अब आप एक बात बताइए, शनि और, जैसे एक की लग्न हो गई मंगल की लग्न और दूसरे की लग्न हो गई किसकी, शनि की लग्न, आपस में शत्रु हैं ये। तो ये आपस में इनके काफी जो है वैचारिक मतभेद होने के साथ साथ काफी लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इनको पड़ सकती हैं यदि लग्न विपरीत हो तो। तो एक चीज तो मैंने आपको फंडा ये बता दिया कि लग्न को देख लें, आपस में मित्र हो तो बहुत अच्छा रहता है, राशियां मित्र हो गई और भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी रहती है, बहुत प्यार रहता है आपस में। अब इसके बाद में अगला चरण आता है हमारी लग्न कुंडली की तरफ, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली। तो अब मैं आपको ये फॉर्मूले बता देता हूँ, ये देख लीजिए। सबसे पहले सप्तमेश की स्थिति को देख लेना चाहिए। सप्तमेश 0 डिग्री का होगा, 28 डिग्री का होगा, 29 डिग्री का होगा। निश्चित तौर पर ये सप्तमेश हो गया कैसा, तो कमजोर। जिसका सप्तमेश कमजोर होता है, इनको विवाह टूटने की तो खैर इतनी दिक्कत नहीं आती, विवाह टूटने के लिए तो और भी चीजें को देखना पड़ता है। परंतु आप देखेंगे कि जिनका सप्तमेश कमजोर होगा इनका विवाह बहुत देर से होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मिड 30s में जाकर के इनका विवाह संपन्न होते देखा जाता है कई मामलों में। यदि ये लेटर डिग्रीज या इनिशियल डिग्रीज में बैठे हैं, यानी कि इनका जो सप्तमेश है 0 डिग्री का बैठा है, 28 डिग्री का बैठा है, 29 डिग्री का बैठा है, तो ये पावरलेस है, इसमें पावर नहीं है। और जब पावर नहीं होगी तो रिजल्ट बहुत स्लो दिखाएगा, जब रिजल्ट स्लो दिखाएगा तो ये शादी भी लेट कराता है, ठीक है। इसके बाद में देखना चाहिए विवाह स्थान पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाप कर्तरी योग कैसे बनेगा, जैसे विवाह स्थान के दोनों तरफ यानी कि 6वें भाव 8वें भाव में पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है। आप इसको ऊपर को नवांश मत देखिए, केवल नीचे नीचे ध्यान रखिए कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है पापी ग्रह बैठे हैं, एक तरफ सूर्य बैठे हैं, एक तरफ मंगल बैठे हैं, तो ये आ गया पाप कर्तरी योग में।
इसमें भी विवाह जो है वो लेट होते हुए देखा जाता है, मिड-30s में जाकर के 34, 35, 36, 38 उधर की तरफ जाकर के इनकी शादियाँ संपन्न हो पाती हैं। इसके बाद में पापी ग्रह विवाह स्थान में हों या देखते हों, जैसे कि पापी ग्रह विवाह स्थान पर विराजमान हैं, यहाँ पर देखिए केतु विराजमान हो गए, ये पापी ग्रह में आ जाते हैं, विच्छेद कराते हैं, डिटैच कराते हैं, ठीक है। इसके बाद में विवाह स्थान पर हों या देखते हों, जैसे शनि इस विवाह स्थान को देख रहे हैं, सूर्य पापी ग्रह में देख रहे हैं, मंगल की चौथी दृष्टि इस विवाह स्थान पर है, या राहु की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर है, तो पापी ग्रह विवाह स्थान में हों या देखते हों तो भी ये मैरिज में प्रॉब्लम देते हैं। पक्की बात मान करके चलिए, 100% बात मान करके चलिए। यदि पापी ग्रह देख रहे होंगे या फिर क्या करेंगे, पापी ग्रह विराजमान हो या देख रहे हो, दिक्कत देते हैं। और इनमें भी पापी ग्रहों में यदि वक्री हो गए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि शनि अभी मैंने यहाँ पर पंचम भाव में दिखाए हैं, यदि यही शनि सप्तम भाव में होते, वक्री होकर के बैठे होते, और ज़्यादा प्रॉब्लम करते, मैरिज को बहुत डिले कर देते। या वक्री शनि विवाह स्थान को देख लें तो भी मैरिज को बहुत डिले कराते हैं, बहुत डिले करा देते हैं मैरिज को। तो एक चीज़ देखी, ये चीज़ हमने देखी, अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सप्तमेश कमज़ोर होके बैठें, शादी लेट होगी, या फिर कई मामलों में होती ही नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएँ, फिर शादी नहीं होगी, ठीक है? फिर वो जो है वो कंवारेपन का योग बन जाता है। इसी प्रकार से विवाह स्थान पाप कर्तरी योग में आ जाए दोनों तरफ से, फिर भी शादी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। पापी ग्रह विवाह स्थान में हों या देखते हों, जैसे मैंने बता दिया, पापी ग्रह यहाँ पर केतु है, या तो विराजमान हो या फिर पापी ग्रह देख रहे हों, जैसे शनि देख रहे हैं, यहाँ पर मंगल देख रहे हैं, सूर्य राहु सब देख रहे हैं, इस प्रकार से दृष्टि संबंध बन जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गई D1 चार्ट की बात। तो अब हम लेंगे, अब हम इसको एक उदाहरण के रूप में देख ले रहे हैं। जैसे कि एक ये लग्न पत्रिका है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि केतु यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। तो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है स्पष्ट तौर पर कि इनको दिक्कत रहने वाली है, थोड़ा-सा जीवन साथी के साथ में इनको डिटैचमेंट वाली समस्या आ जाएगी। डिटैचमेंट मतलब अलगाव, कि इससे दूर रहने का मन करने लगे कि अब ये बहुत हो गया, कि अब जो है शादी में रस नहीं रहा है, जो है इच्छा नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद में शनि जो हैं इसको देख रहे हैं, ये यहाँ पर झगड़ा कराने का कार्य कर देते हैं। मंगल का यहाँ पर देखना, ये मांगलिक भी हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य राहु सप्तम को देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि इनका विवाह जो है बहुत दिक्कत में है। अब इसी को हम सर्टिफाई इस नवांश से और करेंगे, जैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली हो, तो अब इनका नवांश जैसे कुंभ लग्न का बन रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देख लिया तो समझ में आया कि मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, कि पापी ग्रह यहाँ पर विराजमान होकर के देख रहे हैं, और पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, पापी ग्रह यहाँ पर विराजमान भी है। लेकिन एक बार को हमने फिर से इसको और ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करी, क्योंकि लग्न कुंडली से वैवाहिक जीवन का पूरी तरीके से पता नहीं चलता है। इसको आपको सर्टिफाई नवांश से करना चाहिए हमेशा, कि लग्न में जो ग्रह दिखा रहे हैं एक्चुअल में ये उसकी आत्मा है। जैसे ये बाहरी शरीर है, जैसे ये बाहरी शरीर है। अब आप व्यक्ति के जैसे किसी आप व्यक्ति से मिलें तो उसकी कद-काठी को देख करके, बोल-चाल को लेकर के आप उसके बारे में मतलब एक धारणा कायम कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरे से बहुत अच्छा मेरा मित्र है और ये मेरा हमेशा भला चाहता है। परंतु वो अंदर से कैसा है, उसके दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा है आपके खिलाफ, तो ये अंदर की बात हो गई। अब अंदर की बात आप किसी व्यक्ति की तो नहीं जान सकते, लेकिन कुंडली अगर है तो नवांश से आप व्यक्ति के अंदर का हिसाब समझ सकते हैं कि इसका क्या है। जैसे लग्न कुंडली में ये दिखा रहा है ग्रहों को कि गड़बड़ कर रहे हैं। अब लेकिन पूरी तरीके से कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये अब हम न नवांश से भी चेक करेंगे। तो यदि लग्न कुंडली में भी ग्रह पीड़ित हैं और नवांश में भी अगर वही कंडीशन बन जाती है, तो फिर आप 100% श्योर हो जाइए कि यहाँ पर दिक्कत आएगी ही आएगी। जैसे कि यहाँ पर कुंभ लग्न बनी, राहु यहाँ पर लग्न में ही विराजमान है, केतु यहाँ पर भी विराजमान है। जैसे यहाँ पर विराजमान थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी विराजमान है। तो अब यहाँ पर एक सर्टिफाई ये होने लगा कि भाई मैरिज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी है। यहाँ पर भी शनि जो है तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहे हैं, तो ये डबल प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे थे, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी राहु है, केतु है, यहाँ पर भी राहु केतु। अब क्या हुआ कि
इनका जो यहाँ का सप्तमेश बना सूर्य, वो अपने से 12वें बैठा हुआ है, रोग भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, पाप कर्तरी योग यहाँ पर बनाया, सप्तम स्थान को दो पापी ग्रहों ने घेर लिया। तो यहाँ से नवांश से ये बात पक्की हो गई है कि इस केस में यदि ये किसी जातक की कुंडली हो तो मतलब डाइवोर्स पक्का मान करके चलिए कि इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनेगी और इनका डाइवोर्स होना ही होना है। इनका डाइवोर्स होना ही होना है। ये बात मैं केवल एक व्यक्ति की कुंडली की कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये किसी जातक की कुंडली हो तो उसी का नवांश ये है। अब किसी के में ऐसी कंडीशन है यदि बन रही है तो उसका वैवाहिक जीवन खराब होना ही होना है। अब यदि सामने वाला जिससे उसका विवाह संपन्न हुआ है उसकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में गुरु बैठे हों, बलवान गुरु बैठे हों, शुभ और सौम्य ग्रह जो हैं वो सप्तम भाव को देख रहे हों जिससे इनका विवाह हुआ है, तो कई मामलों में चीज़ें। तो साथियों, इस प्रकार से हम लग्न कुंडली का और नवांश कुंडली को देखते हैं। जैसे जैसे हमें विवेचना करनी हो कि इस व्यक्ति की शादी क्यों लेट होती चली जा रही है, या फिर इस व्यक्ति की शादी में मैरिज में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। शादी हो गई है परंतु जीवन साथी के साथ में डाइवोर्स होने की स्थितियां बन गई हैं, क्या डाइवोर्स होगा अथवा नहीं होगा, ये हम लग्न कुंडली से पता लगाते हैं और फिर उसको सर्टिफाई कर लेते हैं हम नवांश कुंडली से कि हाँ, जो चीज़ लग्न कुंडली बोल रही है वही चीज़ नवांश भी बोल रही है कि नहीं बोल रही है। अगर दोनों कुंडलियाँ एक जैसी हो जाएं, जैसे इसमें भी प्रॉब्लम दिख जाए लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में भी प्रॉब्लम दिख जाए, तो पक्का मान करके चलिए कि फिर वहाँ पर दिक्कतें आनी ही आनी हैं। परंतु यदि लग्न कुंडली में चीज़ें दिक्कत दे रही हैं परंतु नवांश कुंडली बचा रही हो, नवांश कुंडली जो है बचा रही हो, तो फिर डाइवोर्स जैसी चीज़ें नहीं होंगी। फिर वो सिर्फ जो है वो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, वैचारिक मतभेद, इन्हीं चीज़ों तक समिट कर रह जाएगा, परंतु कभी भी रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं होगा और इनका जो है वैवाहिक जीवन चलता रहेगा यदि नवांश कुंडली बचा रही हो। परंतु अगर दोनों दोनों ही कुंडलियों में अगर दिक्कत आ गई है, फिर वहाँ पर दिक्कत आनी ही आनी है। जब ग्रह बहुत खराब बैठे होते हैं तो ये शादियां होने ही नहीं देते हैं, और यदि आपने कर ली तो वो शादी खराब निश्चित तौर पर हो जाती है। तो साथियों, ये अब हमने आज बात कर ली इस बारे में, किस किस बारे में, कि सप्तमेश का यदि कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, कैसे होंगे। 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के विवाह स्थान पाप कर्तरी योग में आ जाए, जैसे दोनों तरफ से पापी ग्रहों ने घेर लिया, यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, यहाँ पर मंगल बैठे हैं। इसी प्रकार से पापी ग्रह विवाह स्थान पर हों या देखते हों, जैसे कि केतु यहाँ पर बैठे हैं और या फिर देखते हों, तो शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य और राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, दिक्कत आती है, शादी डिले भी होती है, शादी मैरिज में प्रॉब्लम भी आती है। और नवांश कुंडली में भी दिक्कत हो, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि लग्न कुंडली में दिक्कत दिखाई पड़ रही है परंतु नवांश में भी वही दिक्कत दिखाई पड़ रही है। तो अगर इस प्रकार के ग्रह योग बने हुए हैं तो तलाक निश्चित तौर पर हो जाता है, शादी बच नहीं पाती। शादी बचाने का एक मैं आपको फंडा और बता देता हूँ। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ जाए और गुरु शुभ होकर के बैठे हों, दो चीज़ें हैं, गुरु शुभ होकर के कुंडली में, मतलब शुभ ग्रह हों, शुभ होकर बैठे हों और विवाह स्थान को देखते हों, तो ये बचा ले जाते हैं, डाइवोर्स बचा ले जाते हैं। दिक्कतें आएंगी परंतु इनकी दृष्टि में अमृत है, विवाह स्थान को देखेंगे तो उसको बचाने की पूरी ताकत लगाते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो हमने क्या क्या किन किन चीज़ों पर विचार किया, तो राशि राशि का मिलान बहुत जरूरी है। राशि मित्र राशियां हों या एक जैसी, उनके जो तत्व जो हों वो एक जैसे हो जाएं तो बहुत अच्छी बनती है आपस में। लग्न जो है आपस में मित्र हों तो बहुत अच्छी बनती है। शत्रु लग्न वालों की नहीं बन पाती, जैसे मंगल की लग्न वाले, शनि की लग्न वाले, इनकी आपस में शादी नहीं करानी चाहिए क्योंकि बिल्कुल अलग स्वभाव होता है। एक एनर्जेटिक है तो एक के अंदर धैर्य बहुत है, एक उतावला ज़्यादा है तो एक के अंदर धैर्य कूट कूट के भरा हुआ है, तो आपस में वो देख लीजिए ना कि स्वभाव मिल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ें, इसके बाद में एक आखिरी चरण आता है, वो आता है आने वाली दशाओं का। पता चला कि कुंडली भी मिल गई, लग्न भी मिल गई, राशियां भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, परंतु दुर्भाग्यवश शादी के 1 वर्ष बाद ही
इनको राहु की महादशा लगनी है। और राहु राहु जो हैं इनकी लग्न के लिए अति मारक हों और इनको लगने वाली हो राहु की महादशा, तो कहीं ना कहीं वो मैरिज में प्रॉब्लम लाएंगे कि नहीं लाएंगे। आप खुद जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर के कि इनका सब कुछ मिल गया, लग्न मिल गई, कुंडली मिल गई, राशि मिल गई, सब कुछ है, सब बढ़िया, 28 गुण मिल गए, सब कुछ हो गया, परंतु अब वर और वधू दोनों को ही राहु की महादशा लगने वाली है। एक को चल रही है, एक को 1 साल 2 साल बाद लगने वाली है। तो आप बताइए कि अब राहु दोनों की जिंदगी में भूचाल लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कंसीडर करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट लेकर के अवश्य आएंगे। और हमारे पास ऑप्शन अरेंज मैरिज में बहुत होते हैं कि हम कई अपने जो बच्चों की शादियां करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कई बार कुंडली, हम 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, जब तक अच्छा सब कुछ नहीं मिल जाता तब तक हम आगे संपन्न नहीं करते। हमारा रीत रिवाज तो यही कहता है, हिंदू धर्म में हमारी मान्यताएं भी हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं ये, और इनके अनुसार करना भी न्याय संगत भी है और शास्त्र संगत भी है। तो इसी प्रकार से हमें कुंडली का मिलान करना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो ने आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन अवश्य किया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली की मैचिंग कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।